वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। इंग्लिश मीडियम वाले 2 साइंस के लेक्चर इंग्लिश मीडियम के हो चुके हैं, ये तीसरा लेक्चर है। प्लेलिस्ट बना दी, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। हिंदी मीडियम में भी साइंस चल रही है, इंग्लिश में भी चल रही है। हिंदी मीडियम में भी पॉलिटी चल रही है, इंग्लिश मीडियम में भी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे डिफरेंस क्या होता है वेट और मास के बीच में, ठीक है। तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए वेट क्या होता है, वेट में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ काम करता है। पहली चीज़, वेट में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, क्योंकि W = mg फॉर्मूला होता है। जहाँ पे ग्रेविटी होगी वहीं पे वेट होगा, अगर ग्रेविटी नहीं है तो वो मास बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। मास किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करता है सॉरी, मतलब आप यहाँ पे हो, अर्थ में हो, प्लैनेट बदल दो, दूसरे प्लैनेट में चले जाओ, चांद पे चले जाओ, मास सेम रहेगा। तापमान का ना असर पड़ता है ना उसकी जगह का, मास हमेशा सेम रहता है। वेट बदलता रहता है। आपका वेट यहाँ 60 किलो तो चांद पे आपका 1/6 हो जाएगा, यानी 10 किलो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है। ठीक, सिंपल है। वेट की यूनिट न्यूटन होती है और मास की यूनिट किलोग्राम होती है। ठीक है। मास को क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर, कि उसमें कितने पार्टिकल्स, मैटर कितना है। ठीक है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। वेट हमेशा कैसे काम करता है, ग्रेविटी की दिशा में। और स्केलर क्वांटिटी होती है मास, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्लेस, जैसा कि अभी बताया, चांद पे अलग होगा, यहाँ अलग होगा। और मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है हर जगह। ठीक है, सिंपल था। ग्रेविटेशनल क्या होता है, देखो हर एक चीज़ दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती है। आप भी किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हो, चाहे वो एसडीएम की पोस्ट हो, डीएसपी की पोस्ट हो, चाहे कोई सुंदर कन्या हो, चाहे कोई सुंदर बालक हो, है ना। हर आदमी किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, ये यूनिवर्सल लॉ है। और इसी को न्यूटन ने ग्रेविटेशन बोला है, कि ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। मतलब बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास का मतलब, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो वो छोटे ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। आप देखो ना, अंबानी है, अंबानी आपको बुलाएं आप तुरंत पहुंच जाओगे, और कोई गरीब रिक्शा वाला बुलाए उसके घर नहीं जाओगे। तो जो बड़ा ऑब्जेक्ट होता है वो किसी छोटी चीज़ को तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसे ही सन बहुत बड़ा है तो छोटे छोटे प्लैनेट को सब ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह उसने बांध के रखा है, कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सब ऐसे लाइन से ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हुए हैं और ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, याद रहे रखना। और इसी पे बेस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है। न्यूटन ने क्या दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब जैसे ये सन है और ये अर्थ है, इसके बीच में डिस्टेंस r है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मास के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसकी डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी F = क्या हो जाएगा, m1 m2/r²। अब यहाँ ये हटता है प्रोपोर्शन तो एक कांस्टेंट आता है g, इसी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो फॉर्मूला क्या होता है, F = g m1 m2/r²। m1 एक ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, r उन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। असर्शन रीजन बहुत बनते हैं इससे, बीपीएससी हो चाहे देखिए यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी वगैरह में ये सब बहुत पूछते हैं। ठीक है, साइंस का मतलब रोल कहने का मतलब है, कोई भी स्टेट पीसीएस आप उठा लो, साइंस का रोल बहुत है। 20 से 30 सवाल हर साइंस के पीसीएस के क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बार बार ये मत सोचा करो कि ये यूपीपीसीएस का है, ये बीपीएससी। साइंस का रोल हर स्टेट सिविल सर्विसेज में है। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो देखते हो वो बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। अब जो उसकी स्पीड है वो किसकी वजह से, यहाँ पे ग्रेविटी है इसलिए। और यही आप देखो, स्पेस में कोई चीज़ फेंको तो वो गिरेगी नहीं, उड़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे ग्रेविटी है वहीं पे एक्सेलरेशन, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी m/r²। m क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास, r क्या है, उसकी रेडियस। ठीक है,
मतलब मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ, वैल्यू ऑफ जी जो होती है वो डिफरेंट होती है एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ सरफेस। ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत नोट जरूर कर लेना। मतलब स्मॉल जी की वैल्यू हर जगह वेरी करती रहती है, ठीक है। कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे ज़्यादा ये मैक्सिमम जो होती है ये कहाँ पे होती है? ये पोल ऑफ द अर्थ में होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पोल ऑफ द अर्थ में। सबसे मिनिमम कहाँ होती है? इक्वेटर में होती है। सबसे मिनिमम इक्वेटर में, सबसे ज़्यादा पोल में। सबसे मिनिमम कहाँ होती है? इक्वेटर में, और सबसे ज़्यादा पोल में। ज़ीरो कहाँ पे होती है? सेंटर ऑफ द अर्थ में ज़ीरो होती है। सेंटर ऑफ द अर्थ में ज़ीरो मतलब समझे, अर्थ का जो सेंटर है वहाँ ज़ीरो होगी, मतलब सेंटर में ज़ीरो होगी। इक्वेटर जो होगा वहाँ पे सबसे कम होता है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होता है, ठीक। और पोल में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन जो होता है स्मॉल जी, ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। और जो याद रखना है, जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस के अंदर जाओगे। जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाओगे ना, ग्रेविटी कम होती चली जाती है। क्या होती चली जाती? कम। क्यों कम हो रही है? क्योंकि आप देखो सेंटर में सारा मास है ना, जितना ज़्यादा आप मास के करीब पहुँचोगे उतनी ज़्यादा ग्रेविटी कम होती जाएगी, ठीक है। और ये बढ़ेगी कब? जब आप ऊपर जाओगे, तब भी नहीं, ऊपर भी कम होगी नीचे भी कम होगी, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करती है डिफरेंट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये डाटा ज़रूर याद रखना, हर जगह पे अलग अलग होगी। पोल पे मैक्सिमम होगी, इक्वेटर पे आपकी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, और सेंटर पे ज़ीरो हो जाएगी। और जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाओगे वैसे वैसे ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो वैल्यू स्मॉल जी होती है वो डिपेंड नहीं करती है मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट के। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल, आप छत से स्मॉल छोटा पत्थर फेंको और बड़ा पत्थर फेंको, दोनों एक साथ ही गिरते हैं, ठीक है। अब आप अगर एक पत्थर फेंको और एक कागज़ फेंको, एक पत्थर फेंको और कागज़ फेंको, तो कागज़ देर में क्यों गिर रहा है? क्योंकि उस पर हवा काम कर रही है, हवा उसको ऊपर की तरफ फेंक रही है ना, और पत्थर हवा को काटे दे रहा है। ग्रेविटी दोनों में सेम लगती है। तो अगर आपसे कथन कारण में पूछ ले कि वैल्यू जो होती है स्मॉल जी की वो डिपेंड नहीं करती मास ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे, तो ये कथन सही है। अब इसका कारण क्या है? इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर फ्रीली ड्रॉप्ड फ्रॉम अबव, छत से फेंको, तो दे विल प्रोड्यूस द सेम एक्सेलरेशन, ठीक है, दोनों सेम ही एक्सेलरेशन देंगी। एंड इफ दीज ऑब्जेक्ट आर ड्रॉप फ्रॉम द सेम हाइट, सेम हाइट से फेंकोगे तो दे विल रीच द अर्थ साइमल्टेनियसली, एक साथ ही गिरेगी, ठीक है। और जैसा कि अभी बताया ना, अगर एयर प्रेजेंस है वहाँ पे ना, तो जो भारी ऑब्जेक्ट है वो पहले गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगा देगी उसको, तो कम धीरे से गिरेगा, ठीक है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रिमेन कॉन्स्टेंट। बस इतना आपको याद रखना है, मोर देन इनफ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई सवाल आपसे छूटेगा नहीं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब देखिए, ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, जो अर्थ अट्रैक्ट करती है हर ऑब्जेक्ट को। मतलब आप ये मान लीजिए, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकते हैं, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन और ड्रॉप्ड फ्रीली, ठीक, तो वो नीचे गिरने लगेगा। इट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, तो वो नीचे गिरता है बहुत तेज़ी से, है ना। और एक्सेलरेशन उसका क्या होगा? चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब कहने का मतलब, आप देखो, आप ऊपर से कूदो, देखो स्काई डाइविंग देखी होगी, तो कूदते हैं तो जैसे ऊपर जाते हैं पहले थोड़ा, क्यों? क्योंकि हवा उनको पुश करती है ना। पर जैसे ही नीचे आते हैं उनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है ना। तो इसको याद रखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बस ये है कि अर्थ में ग्रेविटी है, इसलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट फेंकोगे वो सेंटर की तरफ खींचा चला आता बहुत तेज़ी से, ठीक है। और ग्रेविटी अर्थ के नीचे जाओगे तो कम होती जाती है, ठीक है। अब बात आती है प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट्स ऑफ द सन इन आवर सोलर सिस्टम। तो इलिप्टिकल याद रखना है, एग्जाम में दे देता है क्या सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते? नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब ऐसा होता है। बल्ज सेंटर मतलब सर्कल ऐसा हुआ, अब इसको दोनों तरफ से खींच दो तो ये ऐसा इलिप्टिकल बन जाता है, ठीक है। और सन सेंटर में रहता है और ये सब उसके चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब कैपलर ने प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉ दिए, बस आपको हल्के हल्के से 3 लॉ याद रखने, क्योंकि ये साइंटिफिक हैं काफ़ी, तो आपसे प्रैक्टिकल तो पूछता नहीं है ना, प्रूविंग आती, बस आपसे पूछ लेगा कैपलर के 3 लॉ हैं तो स्टेटमेंट में दे देगा, आप पहचान लोगे, बस ऐसे याद रख लो। कैपलर का लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या कहता है? तो ये कहता है कि जितने प्लैनेट हैं, ठीक है, वो मूव करते हैं सन के अराउंड में एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सन जो होता है एट वन ऑफ द 2 फोकस ऑफ द इलिप्स। अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी इलिप्स में, तो 2 फोकस होते हैं इलिप्स में, एक फोकस 1 और एक फोकस 2 होता है।
तो इसने कहा सेकंड फोकस पे सन होता है, बाकी ये सब ग्रह ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। तो देखो एक टाइम आता है जब ये सूरज और धरती पास होते हैं, एक टाइम आता है जब ये सूरज और धरती दूर होते हैं। जब दूर होते हैं तो उसको अफीलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफीलियन। और जब पास होते हैं तो उसको परीलियन बोला जाता है। पी से पास और पी से परिहीलियन। ये अभी मैं ज्योग्राफी में पढ़ा दूंगा, आपको परेशान मत। अभी आप इतना याद रखो, कैपलर का पहला लॉ ये कहता है कि सन के चारों ओर जो प्लैनेट है वो चक्कर लगाते हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक, काम हो जाएगा बस, सर्कुलर में नहीं। लॉ ऑफ एरिया क्या कहता है? इसने कहा है द लाइन दैट जॉइन एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस लॉ कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट प्लैनेट्स अपीयर्स मूव स्लोअर व्हेन दे आर फार्दर फ्रॉम द सन व्हेन दे आर नियरर। मतलब कहने का ये है कि जो सन है, मतलब जितने प्लैनेट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल में जब वो पास होते हैं सन के, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। और जब सूरज से दूर हो जाएंगे तो वो धीरे घूमेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। बस सिंपल सी चीज़। तीसरा लॉ कहता है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बस इतना आपको याद रखना, ज़्यादा इसके साइंटिफिक टर्म में नहीं घुसना क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो जाएगा ये। बस आपको इतना याद रखना एग्जाम के लिए जो ज़रूरी है, ठीक है। कि पहला लॉ कहता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, दूसरा कहता है इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, तीसरा कहता है टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। बात खत्म। सैटेलाइट क्या होती हैं? देखिए जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जो रिवॉल्व करती हैं प्लैनेट के अराउंड, उनको सैटेलाइट कहते हैं। किसी भी प्लैनेट को जो रिवॉल्व करती हैं उनको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट करते हैं। अब ये दो टाइप की होती है, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून वगैरह हो गया। आर्टिफिशियल ये जो जीपीएस सिस्टम वगैरह सैटेलाइट यहाँ धरती से भेजी जाती हैं, ठीक। मून एक सैटेलाइट है और वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून कितना है? 1/6 है, ठीक है, 1/6 होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है सैटेलाइट की? देखिए सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, जैसे अर्थ है, अर्थ के पास हमें सैटेलाइट लगानी है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है ये हमें पता हो, तभी तो वो ऐसे 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 ऑर्बिट में अपने घूम पाएगा ना, ठीक है। तो वही होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब व्हेन अ सैटेलाइट रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क ऑन इट। दिस फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन सरफेस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको पढ़ाया था, जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो वो केंद्र की तरफ एक बल लगाता है, अंदर की तरफ सेंटर के, उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। जो बाहर लगाता है वो सेंट्रीफ्यूगल। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस ये याद रखना कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। जब भी कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करती है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है, ठीक है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रख लो, v इक्वल टू आर अपॉन √g/r, ठीक है। वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जो ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट की, वो मास पे डिपेंड नहीं करती। ऑर्बिटल स्पीड जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती। और द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज मिनिमम एट द मैक्सिमम एल्टीट्यूड। ये भी याद रखना है, जो ऑर्बिटल स्पीड है सैटेलाइट की वो कम होगी जितनी ज़्यादा लैटिट्यूड ऊपर होगा। मतलब मान लीजिए ये इक्वेटर है और ये उससे ऊपर का लैटिट्यूड है 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, यानी 66.5 नॉर्थ। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो सबसे कम होगी और इक्वेटर पे ऑर्बिटल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। ये याद रखना है। इसीलिए सैटेलाइट को देखा होगा लॉन्च करते हैं इक्वेटर के पास से ही, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी जितने आप देखोगे बड़े रिसर्च स्टेशन है सब इक्वेटर के पास ही मिलेंगे, क्योंकि जो ऑर्बिटल स्पीड होती है सैटेलाइट की वो बहुत मिनिमम हो जाती है। जितना आप ऊपर चलते जाओगे बहुत मरे मरे घूमेगा ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती कितनी है तो याद रखना 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आ रहा है अर्थ सैटेलाइट। तो देखिए अर्थ सैटेलाइट क्या है? मून है, आपको पता होगा। मून इज़ दी ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ विथ अ नियर सर्कुलर ऑर्बिट विथ अ टाइम पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 27.3 डेज। कितनी देर में चक्कर लगाता है? 27.3 डेज में, विच इज़ ऑल्सो रफली इक्वल टू द रोटेशनल पीरियड ऑफ मून अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो बस ये याद रखो कि जो मून होता है अर्थ का चक्कर 27.3 दिन में लगा लेता है, ठीक है। अब आता है जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट। अब ये इमेज देखिए, ये देखिए, ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जैसे अर्थ घूमती है ना 24 घंटे में, वैसे ही ये घूमता है। पोलर सैटेलाइट जो है वो पोलर ऑर्बिट ऐसे ऐसे पोल्स को घूमती रहती है, इसको पोलर सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। और जियो स्टेशनरी
जैसे जैसे अर्थ घूमेगी 24 घंटे वैसे ही वैसे घूमती, बस ये अंतर होता है, ठीक है। वो पोल्स का चक्कर लगाती है और ये अर्थ की तरह घूमती रहती है, ठीक है। अब आता है एस्केप वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड needed for a free object to escape from the gravitational influence of earth and object never come back to the earth। मतलब ये समझिए आप, जैसे ये सैटेलाइट है, ठीक है, अगर इसको escape velocity मिल गई तो ये जो इसकी ग्रेविटेशनल, अभी क्यों ये चक्कर लगा रहा है, क्या इसमें कुछ बांधा हुआ है, नहीं, इसके पास बहुत ज़्यादा ग्रेविटी लगा रहा है जिसकी वजह से ये यहाँ 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 ऐसे घूम रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास बहुत बड़ा मास है तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अब अगर इसके पास एस्केप वेलोसिटी आ गई ना तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ये इसको नहीं खींच पाएगा। यही कह रहा है ये कि मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर अ फ्री ऑब्जेक्ट। अब ये सैटेलाइट एक फ्री ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये बंधी थोड़ी है, जितनी फ्री ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, है ना, तो जो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से निकल जाए उसी को बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है एस्केप वेलोसिटी। कितनी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर फॉर एस्केप वेलोसिटी नोन एज एस्केप एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। क्यों काइनेटिक एनर्जी बोला? क्योंकि यार वेलोसिटी होगी और मास तो उसमें होगा ही, है ना, तो बस ये याद रखो। और इसकी होती कितनी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सबसे अगर कम ज़्यादा कहाँ है ये देख लो। इट इज़ क्लियर दैट इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट द मिनिमम स्पीड इतना, तो देन ऑब्जेक्ट वो निकल जाएगा। मतलब अपने अर्थ से अगर किसी को इतनी स्पीड से फेंक दिया ना तो वो कभी अर्थ पे वापस ही नहीं आएगा, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, एटमॉस्फेयर इज़ नॉट फाउंड ऑन द मून। पहला ये इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन बन सकता है कि एटमॉस्फेयर मून में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, पहली बात। और द एस्केप वेलोसिटी जो है मून की वो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसलिए ये जितनी गैसेस है ना वो तुरंत बाहर निकल जाती हैं क्योंकि इतनी कम स्पीड है, वो बाहर चली जाती हैं। और एस्केप वेलोसिटी अर्थ की इतनी है, तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा है एस्केप वेलोसिटी से, इसलिए वो बाहर हो जाती है। बात समझे? मतलब चांद पे जो गैसेस हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से बहुत ज़्यादा है। चांद पे मात्र एस्केप वेलोसिटी 2.4 है और उनकी गैस होगी 2 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा है, 5 है, 6 है, तो वो तुरंत बाहर चली जाती हैं, इसलिए वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इन सिंपल टर्म, चांद पे कोई पूछे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि चांद पे जो गैसेस प्रेजेंट है उनकी एस्केप वेलोसिटी वहाँ पे 2.4 है, उससे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है या एटमॉस्फेयर नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट, रिलेशन क्या होता है बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड एस्केप वेलोसिटी। देखिए अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई सैटेलाइट, इफ़ अ सर्कुलर मोशन ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर बाय अर्थ, उसकी स्पीड v0 है और एस्केप वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो कितनी है? ve है। तो ve क्या होगा? 2⁻1/2 v0, ठीक है। तो ये इतना नहीं याद रखोगे चल जाएगा, ये थोड़ा साइंटिफिक है, बस ऐसे ऊपर से एक बार रीड कर लो, एस्केप वेलोसिटी पता हो बस। टोटल एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग सैटेलाइट इज इन ऑर्बिट इज द सम ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। टोटल एनर्जी कितनी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, बस इससे काम हो जाएगा आपके। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है सैटेलाइट की? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू माइग्रेट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी एनर्जी आपको चाहिए उस सैटेलाइट को माइग्रेट करने के लिए उसके ऑर्बिट में, जैसे मान लीजिए धरती से लेके वहाँ पहुँचाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए उसको ऑर्बिट में स्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट, द टाइम रिक्वायर्ड इन विच द सैटेलाइट कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रोटेशन। तो पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होता है? जो सैटेलाइट टाइम लेती है किसी का भी चक्कर लगाने के लिए। अब जैसे अर्थ जो है वो कितनी लेती है? 24 आवर लेती है भैया सन का चक्कर लगाने में, तो 24 आवर हो गई, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज़ अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये याद रखना, ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल पीरियोडिक मोशन क्या होता है भैया? सिंपल पीरियोडिक मोशन, देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने बांध दिया, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे यहाँ से छोड़ा हिला के, तो ये ऐसे यहाँ जाएगा और ये मतलब जहाँ तक आया होगा ना उतनी, जितनी इधर डिस्टेंस कवर करेगा उतनी ही इधर डिस्टेंस कवर करेगा और धीरे धीरे वो डिस्टेंस कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से बंधा हुआ है और प्लस एयर फ्रिक्शन भी काम करेगा, ठीक है। मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स बोथ साइड इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट देन दिस मोशन इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम मोशन। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा।
जैसा मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैंगड विद स्प्रिंग, जैसा कि मैंने बताया एग्जाम्पल, ठीक है। अब आता है सिंपल पेंडुलम क्या होता है। देखिए, द एन आइडिया पेंडुलम कंसिस्ट पॉइंट मास सस्पेंडेड वेटलेस, मतलब कहने का आसान भाषा में समझाता हूँ पेंडुलम क्या होता है। जैसे मैंने किसी वायर को ऐसे पकड़ लिया और यहाँ पे कुछ बांध दिया, अब मैं इसको हिलाऊं, ठीक है, तो ये इधर गया, इधर जाएगा। और अगर मैं इसका तार छोटा कर दूं तो ये कम दूरी तक जा पाएगा, इसका तार और बढ़ा दूं तो ये और दूरी तक जा पाएगा। तो मतलब कहने का पेंडुलम जो होता है उसका आवर्तकाल, मतलब ये जो घूमता है टाइम पीरियड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। किसके होता है, लेंथ के। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटी के, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही टाइम पीरियड कम लगेगा। यानी ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, T = 2π√L/g। T = 2π√L/g। मतलब आप किसी तार को लंबाई बढ़ा दो तो वो ज़्यादा ऐसे ऐसे घूमेगा, लंबाई कम कर दो तो कम घूमेगा। सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं, ठीक है। यानी एन आइडियल पेंडुलम कंसिस्ट पॉइंट ऑफ मास सस्पेंडेड बाय वेटलेस inextensible, perfectible, flexible thread and free to vibrate without friction. Applied pendulum in the lab is solid sphere, अरे वही चीज़ है ये सब। सॉलिड स्फेयर ऑफ मेटल इज कॉल्ड बॉब। अब जो मैंने यहाँ लगा दिया उसको बॉब बोलेंगे। ये थ्रेड है, ये ग्रेविटी से बंधा हुआ है, यही सब। बस आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, T = 2π√L/g। L क्या है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। G आपको पता है क्या होता है, ठीक है। अब जो डाटा याद करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद करना पड़ेगा। क्या, टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का वो डिपेंड नहीं करता है मास ऑफ द स्फेयर पे। पहली चीज़, बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कितना ऊपर जाएगा कितना कम, ठीक। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द स्फेयर, पहली चीज़। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ इफेक्टिव लेंथ। अभी बताया ना, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √ ऑफ इफेक्टिव लेंथ, यानी T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। इन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेस 4 टाइम। अगर लेंथ को आपने 4 गुना बढ़ा दिया, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। लेंथ को 4 गुना बढ़ा दो, अगर 4 गुना, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, यानी टाइम 2 गुना बढ़ जाएगा। देन टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। ऐसे ही अगर लेंथ को मैंने 16 गुना कर दिया तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो टाइम 2 गुना हो जाएगा। वेरी सिंपल। ओ माफ़ कीजिएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, ठीक है, याद रहेगा ये। चलो, टाइम पीरियड T ऑफ द पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब है ना, पेंडुलम क्लॉक इज कैरिड इन माउंटेन। जैसे आप ऊपर ले जाओगे ना पहाड़ों के, तो घड़ी की सुइयाँ जो होती हैं वो धीरे हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी कम होने लगती है। समुद्र के अंदर भी यही चीज़ होगा, जैसे जैसे नीचे ले जाओगे तो घड़ी की सुइयाँ धीरे होने लगेंगी, क्योंकि ग्रेविटी कम होती है। तो बस सिंपल सी चीज़ है, टाइम किस पर डिपेंड करता है, √L के। जितना ज़्यादा L होगा उतना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा, और ग्रेविटी के इन्वर्स में होता है, मतलब जितना ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ेगी ये कम होगा, ठीक है, या ग्रेविटी कम होगी तो वो बढ़ेगा। तो देखो ना, कह रहा है क्लॉक को अगर आप कहाँ ले जाते हो, माउंटेन में या माइन में, तो G की वैल्यू डिक्रीज होती है तो टाइम पीरियड बढ़ने लगता है, क्लॉक स्लो हो जाती है। क्लॉक क्या हो जाती है, स्लो, मतलब उसको ज़्यादा समय तय करना पड़ेगा। घड़ी है, अब घड़ी है ये ऐसे चल रही, टिक टिक, तो इसको क्या होगा, ग्रेविटी लग गई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पर इसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, सेकंड पेंडुलम बहुत आसान होता है। सेकंड पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 होता है, बस इतना याद रखो। मतलब अभी हम लोग 1 सेकंड देखते हैं ना कि भाई 1 सेकंड, 2 सेकंड, पर सेकंड पेंडुलम में क्या होता है, जब 2 सेकंड होता है तब एक बार टिक करता है, टिक टिक ऐसे एक बार करेगा। 2 सेकंड में एक बार टिक करता है, उसको सेकंड पेंडुलम बोलते हैं। अब आइए, आपको जो पढ़ना है, इलास्टिसिटी क्या होती है। देखो, एक इलास्टिसिटी होता है, एक प्लास्टिसिटी होता है। प्लास्टिक सुना होगा आपने, प्लास्टिकसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है यार, कहते हैं ना यार, इलास्टिक चड्डी देना, अंडर गारमेंट की इलास्टिक ख़राब हो गई है। इलास्टिक मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं, मतलब उस पर फोर्स लगाया तो उसकी शेप बढ़ गई, पर जब आपने उसको वापस छोड़ा, फोर्स हटाया, तो उसकी शेप वापस वैसी हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट को बोलते हैं यदि ऑब्जेक्ट इलास्टिक है। और इलास्टिक में क्या होता है, आपने फोर्स लगाया, वो बढ़ गई, अब वापस दोबारा वो वैसी नहीं होगी, तो वो पिलास्टिक है, ठीक है। अब जैसे देखिए, सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप, साइज़ भी होता है। अब अगर उसका आपको शेप और साइज़ बदलना है तो आप स्ट्रेच करोगे, तो देखोगे एंड से स्ट्रेच करोगे, लेंथ बढ़ जाएगी, पर आप जब उसको वापस छोड़ोगे तो ओरिजिनल साइज़ ले लेता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट इलास्टिक है, ठीक है। यानी द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज।
अपना ओरिजिनल साइज वापस ले ले एंड शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव, जो फोर्स लगा है वो हटाने पे, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। एंड द डिफॉर्मेशन कॉज्ड इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन, वेरी सिंपल। अब उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे परफेक्ट इलास्टिक सब्सटेंस होते हैं जो, मतलब विच रीगेन परफेक्टली इट्स नॉर्मल स्टेट आफ्टर विदड्रॉइंग फोर्स। जैसे रबड़ देखो ना, हाथ से गेटिस ऐसे खींचो और फिर छोड़ दो, वापस उसी में आ जाएंगे। परफेक्ट प्लास्टिक सब्सटेंस क्या होते हैं? प्लास्टिक सब्सटेंस होते हैं जो अपनी साइज़ को, अपने जो शेप है वापस से उसको गेन नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं परफेक्ट प्लास्टिक सब्सटेंस, ठीक है। विच डज नॉट रीगेन इट्स नॉर्मल स्टेट आफ्टर विदड्रॉइंग द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और कोई भी सब्सटेंस ऐसा नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक हो या परफेक्टली प्लास्टिक हो, ये लाई करता है बिटवीन द लिमिट ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही लाई करता है, कोई भी ऐसा नहीं जो परफेक्ट इलास्टिक या परफेक्ट प्लास्टिक हो, थोड़ा बहुत चेंजमेंट तो आ ही जाएगा। और लिमिट क्या होती है इलास्टिसिटी की, तो ये तो पता ही होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है इलास्टिक, अब उसको इतना खींच दिया कि अब उसके बाद अगर हम खींचेंगे तो वो अपना नॉर्मल शेप तो क्या वो ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे रबड़ है, अब दो तरफ से उसको इतना खींच दो, मतलब उसकी लिमिट आप अगर क्रॉस कर दो तो पट्टे से टूट जाएगी, तो उसको लिमिट बोल देंगे। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स विच व्हेन इट्स अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेंटेन इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है। डिफरेंट इलास्टिक लिमिट्स आर टू बी फाउंड ऑन डिफरेंट बॉडीज, सबकी इलास्टिक लिमिट अलग अलग होती है, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रेस क्या होता है। देखिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस। देखिए जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं उसको चेंज करने के लिए, उसके शेप को चेंज करने के लिए आपने फोर्स लगाया, तो वो भी जो अपोजिट फोर्स लगाता है उसी को उसका स्ट्रेस बोलते हैं। जैसे आप पे भी तो सर पे लगता है ना स्ट्रेस, जब पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा आपके सर पे, तो ये पढ़ाई का फोर्स लगा, तो आपके सर ने भी एक स्ट्रेस लगाया कि बे चलो टेंशन ले, पेपर है, तू मौज मार रहा है, टेंशन ले चल, तो इस एक स्ट्रेस आपके पास भी जनरेट हुआ। तो समझे, मतलब स्ट्रेस जो होता है वो एक फोर्स लगता है आपके पर यूनिट एरिया में। स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए फार्मूला होता है और इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। यानी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ मैटर टू चेंज इट्स शेप और साइज, मतलब जब भी आप किसी मैटर पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसका शेप बदलने के लिए, तो एक इंटरनल रिएक्शन होता है अंदर से उतने ही अमाउंट का, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, उसको ही स्ट्रेस बोला जाता है। जैसे आपके सर को मैं बहुत तेज़ी से दबाऊं तो आपके सर में दर्द होने लगा, स्ट्रेस उतना ही फोर्स वो भी जनरेट करेगा, ठीक है। दिस फोर्स ट्राई टू रिज्यूम अ नॉर्मल स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज स्ट्रेस, ठीक है। इसकी बस फॉर्मूला याद रख लो, एफ अपॉन ए, यूनिट याद रख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन बस ये समझ लो जैसे कपड़ों में स्ट्रेन पड़ जाता है ना, ऐसे ही आपके स्ट्रेन जो फोर्स लगाने पे जो वहाँ पे रिंकल्स पड़ गए हैं, जो वहाँ पे एक तरह से फोर्स लगाने पे कोई डिफॉर्मेशन हो गया, वही मतलब स्ट्रेन इज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन, जो भी बदलाव हो गया है, एक्सपीरियंस करा है बॉडी ने इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय इनिशियल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे आपके सर में लगाया हमने, ठीक है, तो क्या क्या स्ट्रेस पड़ा है, आपके स्ट्रेन क्या क्या हुआ है वो दिखाता है इसको, ठीक है। फोर्स लगाने पे क्या डिफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। जैसे रिलेटिव चेंज इन द यूनिट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन, जो भी हल्का फुल्का चेंजमेंट आ जाएगा उसको बोलेंगे स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन होता क्या है? स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, इट डज नॉट हैव यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। बस स्ट्रेन ये समझ लो जो हल्का सा डिफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेस डालने पे किसी चीज़ में चेंजमेंट आ जाता है। और स्ट्रेस क्या है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगा देता है, ठीक है। और यही हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। मतलब जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, मतलब डिफॉर्मेशन, उस ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट की कमी आने। अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तो या तो मर ही जाओगे डिप्रेशन में आके, या पढ़ने लग जाओगे ना, स्ट्रेन तो पड़ेगा ही ना कुछ ना कुछ। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो ई इज इक्वल टू, इसी में हुक्स लॉ ने एक इलास्टिसिटी कोफिशिएंट दे दिया ई, तो ई इज इक्वल टू बोल दिया स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है दोस्तों? प्रेशर होता है एक तरह से स्ट्रेस ही होता है, बस स्ट्रेस में क्या होता है अपोजिट फोर्स भी लगता है, प्रेशर में अपोजिट फोर्स नहीं लगता है। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स एक्टिंग अपॉन पर यूनिट एरिया, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है, क्या होती है? पास्कल होती है। और प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपको याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी है पहली चीज़। जितना बता रहा हूँ उतना याद रखोगे, कभी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। यूनिट होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, फोर्स अपॉन एरिया इसका फॉर्मूला होता है, यूनिट इसकी पास्कल होती है, ठीक। फॉर्मूला क्या होता, मतलब डेफिनेशन, स्मॉलर द एरिया ऑन विच फोर्स एक्स ग्रेटर इट्स इम्पैक्ट। मतलब प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है।
मतलब फोर्स जितना ज़्यादा लगाओगे प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा, और एरिया जितना बड़ा होगा प्रेशर उतना कम नहीं हो जाएगा। आप सोचो, अगर आपको मैंने इतना छोटा ऑब्जेक्ट दे दिया और एक इतना बड़ा, किस पे प्रेशर ज़्यादा लगा लोगे? इस पे लगा लोगे, पूरे हाथ में दबा ले जाओगे, है ना। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अब इसकी कहीं कहीं यूनिट आपको प्रेशर की एटमॉस्फेयर भी लिखी होती है, मतलब 1 atm ऐसे, ठीक है। तो 1 atm जो होता है वो इतने पास्कल के बराबर होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहीं पे करते हैं इस वीडियो का अंत। थोड़ा ही थोड़ा मैं तभी करा रहा हूँ, आधे आधे घंटे का, आराम से देखिए। आपको अब क्या क्या पढ़ा प्रेशर के बारे में, हुक्स लॉ पूछ ले क्या होता है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली, मतलब एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। स्ट्रेन क्या होता है, जो भी डिफॉर्मेशन आ जाता है बॉडी में स्ट्रेस लगने के बाद। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स एक्टिंग अपॉन एरिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। और स्ट्रेस होता क्या है, जो अपोजिट फोर्स लगता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए फोर्स लगाते हैं। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी भी देख लिया, ठीक है। और प्योर इलास्टिक सब्सटेंस, प्लास्टिक सब्सटेंस, इलास्टिसिटी, ठीक है। सेकेंड पेंडुलम, टाइम पीरियड, ये डाटा ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लेना। पूछ लेगा कब टाइम बढ़ता है, कब टाइम कम होता है, ठीक है। ये सब अगर पूछ लेगा, अगर लोलक की लंबाई को मैंने बढ़ा दिया आपका 36 गुना, तो टाइम पीरियड कितना बन जाएगा, तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो टाइम पीरियड 6 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब याद रखना, फॉर्मूला ज़रूरी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइंस का डेली आपको इंग्लिश का मिलेगा लेक्चर, परेशान मत होइए।